नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर, जहां पर कि हम उत्तर प्रदेश विशेष को पढ़ रहे हैं। और आज हम उत्तर प्रदेश विशेष हमने अभी पिछले हफ्ते या पिछली 7-8 क्लासेस में जो भी पढ़ा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उसके बेस पे हम आपके लिए आज धुआंधार उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो कि आपके जितने भी क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, 40 मिनट या 45 मिनट तक जाए, लेकिन आप मान के चलिए जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, चाहे वो यूपीपी हो, आपका यूपी कांस्टेबल हो, आपका एजीटीए का हो, आपका यूपी पीसीएस का हो, आपका आरओ एआरओ हो। यूपी पीसीएस का तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जितने भी वनडे एग्जाम है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जिसमें कि उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चन आएंगे, इस क्लास से ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। क्या इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे? आपको ये विश्वास रखना है। और जो हमारे टॉप 50 एमसीक्यू धुआंधार स्पेशल सीरीज है एमसीक्यू की, आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक ही बात कहना है कि आप सबको क्या करना है, आप सब जानते हैं, होशियार हैं, कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दूसरे साथियों में शेयर करना है, और एक लाइक जरूर दबाना है। क्या करना है? एक लाइक जरूर दबाना है। तो इसी के साथ में ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने आज के पहले प्रश्न को, कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न है वो क्या है? सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक जरूर दें। अगला पहला प्रश्न देखेंगे हम अपना क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायत के चुनाव से संबंधित? हमारा प्रश्न क्या है? आप प्रश्न को पढ़िए सही से पहले। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायत के चुनाव से संबंधित है? अब आपको याद होगा, हमने जब आपको पंचायत पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो 73वें संविधान संशोधन से 243 ए से लेकर के 243 ओ तक ऐड किया गया। अब उसी में जो है क्या है, क्लॉजेज बनाई गए हैं कि इस वाले अनुच्छेद में ये रखा गया है, इसमें ये रखा गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन के सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी, अनुच्छेद 243 के। क्या? अनुच्छेद 243 के में क्या कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई, किसमें? अनुच्छेद 243 के में। अब आपको पता होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या है, आपका पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका इन सब का चुनाव कराता है। जबकि जो केंद्रीय आपका जो निर्वाचन आयोग है वो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा, इन सभी का चुनाव कौन कराता है? आपका जो केंद्र में जो हमारा चुनाव आयोग है वो कराता है। अब अगर देखें कि अनुच्छेद 243 डी में क्या कहा गया है, तो इसमें जो है क्या है, एससी एसटी और महिला आरक्षण की बात की गई है। क्या की गई है? इसमें महिला आरक्षण की बात की गई है, किसमें? अनुच्छेद 243 डी में। और महिलाओं के लिए आरक्षण कितना? हमने आपको बताया था 1/3 आरक्षित की गई है सीटें। बिहार में 50% है। 50% कहाँ पे है? आपके बिहार में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें ये बात कही गई है कि जो महिलाओं का आरक्षण है, इसे आप 1/3 से ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको आप 1/3 से कभी भी कम नहीं कर सकते। तो ये भी याद रखना है कि अनुच्छेद 243 डी में क्या है? SC ST महिला आरक्षण है। महिला आरक्षण आपका 1/3 है। बिहार में ये महिला आरक्षण जो है 50% है, 50% है। और ये जो महिला आरक्षण है इसे कम नहीं किया जा सकता, इसे बढ़ाया ही जा सकता है। अब जो आपका है अनुच्छेद 243 आई, इसमें क्या है? तो इसमें आप क्या है? वित्त आयोग। क्या? राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। राज्य वित्त आयोग। क्या? इसमें राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। अब वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हमने आपको बताया था राज्यपाल, कौन? गवर्नर करता है।
243 बी, 243 बी में क्या, इसमें पंचायतों के गठन की बात कही गई है, पंचायतों का गठन, क्या, पंचायतों का गठन। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है आपका अनुच्छेद 243 के। आगे देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, आपका राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। अब हमारा पहला प्रश्न था कि किस अनुच्छेद में है, और इसमें ये आपसे पूछा है इस प्रश्न में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा महिलाओं का आरक्षण सुरक्षित किया गया। तो आपका जो पंचायतें थी वो किसमें थी, पंचायत से संबंधित कौन सा आपका था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन सा, 73rd। अब 74 वाला ये आपका हो गया नगर पंचायतों से लेकर, वो ग्राम पंचायतों से, ये नगर पंचायत। अब जो आपका जो 103वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कब हुआ था, 2019 में हुआ था। और इसमें क्या था, ईडब्ल्यूएस को क्या था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कही गई थी। क्या कहा गया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात कही गई थी। वही जो 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका जो संवैधानिक संशोधन है, ये कब होता है, 2021 में होता है। और इसमें जो आपका जो पिछड़ा वर्ग के बारे में है, किसके किसके बारे में, आपके पिछड़े वर्गों के, पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। आपको बस इतना याद रखना है तब तक। बाकी जब हम आपको संवैधानिक संशोधन पढ़ाएंगे 105 जितने भी हैं सब तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जरूर पढ़ाएंगे। तब आपको बताएंगे कि इसमें ओबीसी के बारे में क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है कितना है, किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, इस सब के बारे में अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है। जो ग्राम पंचायत होती है उनका सामान्य कार्यकाल क्या है। आपको याद रखना है कि जो हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का सामान्य कार्यकाल क्या होना चाहिए, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं इनका जो सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत का प्रधानमंत्री उस समय पे कौन था जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव कौन थे आपके, ये प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी कितनी, 5 समितियां बताई थी। 5 में से कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। हमने आपको बताया था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति बताया था, एल.एम. सिंघवी समिति बताया था, जी.वी. के राव समिति बताया था। लेकिन जो N.R. नारायण मूर्ति है ये समिति, इस समिति के बारे में नहीं बताया था। इसका मतलब ये समिति जो है हमारी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। क्या भारतीय संविधान की किस अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेवारियों से संबंधित प्रावधान है। तो हमने आपको बताया था कि आपका 11वीं अनुसूची में क्या हमने बताया था, आपका ग्राम पंचायत के बारे में है। और अनुसूची नंबर जो हमारी 12 है वो क्या है, हमारी नगर पंचायत से संबंधित, किससे संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है 12वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची आपकी
ग्राम पंचायत से संबंधित। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों का संबंधित प्रावधान किसमें है आपका 12वीं अनुसूची में, आपको याद रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है या कौन थे? तो कौन थे वो आपके लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी। कौन? लॉर्ड रिपन। ना ही आपके कैनिंग होंगे ना ही मेयो होंगे। मेयो आपके जो जनगणना से संबंधित है, डलहौजी आप तो झांसी की रानी से संबंधित है, और जो कैनिंग है वो कैनिंग ही है। लॉर्ड रिपन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, यानी कि इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पहला है प्रधान, सरपंच, पंच या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष। प्रधान के बारे में हमने बताया था कि जो ग्राम सभा होती है उसकी जनता है क्या प्रत्यक्ष वोट डाल करके क्या करती है, इनका चुनाव करती है। सरपंच का भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, पंच का भी। लेकिन जो हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस वजह से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अब इनको चुनता कौन है? जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो सभी जिला पंचायत सदस्य मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनका जो चुनाव है वो क्या है? इनका निर्वाचन डायरेक्ट जनता नहीं करती है। तो जो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं इनका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष नहीं होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं? राज्य, आपको ये वाले शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं। अब आपने पढ़ा राज्यपाल के संबंध में क्या सही है। अब डायरेक्ट पहला ऑप्शन है उसकी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के, तो आपको पता है करता है ऑप्शन ए लगाया आपने, और जैसे ही आपने ऑप्शन ए लगाया कि समझो आपका क्या हुआ, नंबर कट गया। जो सही आपको एक नंबर मिलना चाहिए था, पता चला 1/4 आपका कट गया या 1/3 कट गया, तो क्या हुआ आपका एक 1.25 मार्क्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। 1.25 मार्क्स में आप कितने बच्चों के पीछे जाएंगे इसका कोई भी आइडिया नहीं, इसका कोई भी आइडिया नहीं है। पहला है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाँ शायद हमने ये बताया था आपको, आपको दिमाग में आएगा हाँ ये बात तो सही है। सही है तो ये आपका जवाब नहीं होगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमने आपको बताया था कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि हमने आपको ये भी बताया हाँ सामान्यतः राज्यपाल का कार्य 5 साल होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अब अगला भी पढ़ लो, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। अब ये वाला सही है ऑप्शन, और यही वाला गलत हो जाएगा कि उसे राज्य व्यवस्थापिका द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति जिस दिन चाहे उसको क्या कर सकता है, पद से मुक्त कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। अब सही का चुनाव करें। अब देखो इनमें से सही कौन सा है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये वाला तो ऑप्शन आपका हट गया, गायब हो गया। अब क्या लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, ऐसा हमने कुछ भी इनकी योग्यता में नहीं बताया था। योग्यता में हमने आपको क्या बताया था, वह उस संबंधित राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्या? संबंधित राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य होने ये भी नहीं होगा। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये तो आपको सही लग रहा होगा। और उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, हमने आपको ये भी बताया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो आपको ये दोनों ऑप्शन जो है सही लग रहे हैं। ये तो आपको 100% पता है कि 35 वर्ष हो, तो आप इसी को क्या करिए, सही कर दीजिए कि हाँ यही वाला होगा। लेकिन आपको वन में कंफ्यूजन होगा और आप क्या करेंगे, आयोग को या एग्जामिनर को पूछेंगे बैठ के, इसने दोनों ऑप्शन सही दे दिए, लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ऐसा नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं कहा। अब जैसे अगर एक उदाहरण की बात करें, जैसे जो सोनिया गांधी जी हैं वो विदेश की रहने वाली हैं, वो दूसरे देश की रहने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने संसद में क्या किया, संसद की सदस्य बनी वो सोनिया गांधी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोनिया गांधी है वो अब उस देश की नागरिक नहीं है,
वो नागरिक अब भारत देश के हुए, भले ही उनका जन्म बाहर हुआ है लेकिन वो नागरिक हैं यहाँ के। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश में पैदा हुआ है लेकिन उसमें नागरिकता उसके पास भारत की है, तो क्या है, भारत का राज्यपाल बन सकता है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। मतलब उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड का गठन हुआ उससे पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 105, 106, 107, 108। अब वर्तमान में कितनी है? 100। कितनी है? 100। वर्तमान में आपकी है 100। वर्तमान में 100 है। और जब उत्तराखंड का गठन हुआ उससे उसके बाद से तो हो गई 100, लेकिन उससे पहले कितनी थी आपकी? उससे पहले थी आपकी 108। कितनी थी? 108। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। हमने आपको बताया था कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये क्या है? मतदान की आयु है। मतदान की आयु है। 21 वर्ष क्या है आपकी? 25 वर्ष किसके लिए? आपकी सीएम के लिए, या फिर आपका विधानसभा सदस्य के लिए, या फिर आपका लोकसभा सदस्य के लिए। 30 वर्ष हमने आपकी बताई थी किसकी? 30 वर्ष आपका विधान परिषद सदस्य के लिए या फिर राज्यसभा सदस्य के लिए। और 21 वर्ष किसके लिए? आपका पंचायत चुनाव लड़ने की कितनी है आपकी? 21 वर्ष है। अब यहीं पे अगर बात करें 35 साल उम्र किसकी होनी चाहिए? तो ये आपकी होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, आपकी होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की, आपका होना चाहिए गवर्नर की। तो ये क्या है? 35 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए कम से कम। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही है? पहला 0, मतलब कोई नहीं, 1, 2 या 3। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती जी क्या है, हमारे राज्य की 2 महिला मुख्यमंत्री रही। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए। कौन कौन रहा है आपकी? सुचेता कृपलानी और मायावती, 2। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर या फिर नफीकुल हसन। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या है, हमने आपको अभी बताया, वर्तमान में कितनी है आपकी? 100 है। और विभाजन से पहले कितनी थी? 108 थी। अगला प्रश्न, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 21 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। अब देखो, यूपी में क्या है, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 31, लोकसभा की कुल सीटें हैं आपकी 80, और जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है इसमें सीटें कितनी है? 403। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 100। तो यहाँ पे देखिए, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, ये भी सही है। तो केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कथन क्या है आपके? सही। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जाता है। पहला, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा या फिर मुख्यमंत्री। जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो कार्यों का विस्तार है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री करता है, या फिर राज्य का विधानमंडल।
तो आपका कौन करता है? ना प्रधानमंत्री करते हैं, ना राष्ट्रपति करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री करते हैं। इसे कौन करता है? उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, यानी कि संबंधित राज्य का विधानमंडल, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे केरला हो, चाहे तेलंगाना हो, वह कोई भी राज्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या है? कोरम या गणपूर्ति क्या है? अब सबसे तो पहले कोरम क्या होता है? कोरम एक ऐसी संख्या होती है कि उससे अगर कम सदस्य होंगे, उससे अगर कम सदस्य होंगे तो क्या है? बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, सदन की कुल सदस्यता का आधा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 या फिर 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो ना ही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ना ही बी सही है, ना ही सी सही है, और ऑप्शन आपका डी यानी कि चौथा सही है कि या तो 10 सदस्य होने चाहिए, काउंटिंग में 10 सदस्य होने चाहिए, या फिर जो टोटल सदस्य संख्या है उनका 10वां हिस्सा होना चाहिए। अब इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा, क्या? इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए? यह प्रश्न इसी तरह से आया हुआ है, आपको सिर्फ लैंग्वेज में फंसाया है एग्जामिनर में ने, किसमें? लैंग्वेज में। अभी जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप बताएंगे अरे ये सर इतना सरल प्रश्न आया था, लेकिन लैंग्वेज में आपको उलझा दिया। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए, अब आपका दिमाग चकरा गया, आपने क्या किया? पेज आगे पलट दिया। तो पेज पलटना नहीं है, प्रश्न आए आपको एग्जाम में या ना आए, उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना अवश्य है। देखो, उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में, और जब प्रश्न कहीं आपको लैंग्वेज ना समझ तो इसको बहुत ध्यान से आंख बंद करके पढ़ोगे तो पढ़ क्या पाओगे, कहने मतलब बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होकर आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, हो सकता है आपको प्रश्न सरल लग जाए। तो पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है। हमने आपको बताया था कि जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसकी न्यायपीठ कहाँ थी? लखनऊ में। तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन, ऐसे कट करते चलो कि उच्च न्यायालय की जो न्यायपीठ दोनों इलाहाबाद में है, दोनों चीजें इलाहाबाद में नहीं है, क्योंकि जो न्यायपीठ है वो आपकी कहाँ पे है? लखनऊ में है। अगला है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, ये बात सही है, और उसकी न्यायपीठ लखनऊ में है, बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आपको ऑप्शन 3 और 4 भी पढ़ना पड़ेगा, 3 और 4 भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, उच्च न्यायालय लखनऊ में है, यहीं से गलत हो गया है, आगे पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं। उच्च न्यायालय और उसकी न्यायपीठ दोनों लखनऊ में है, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्या? उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और उसकी न्यायपीठ कहां पे? आपकी लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की स्थापना या समापन की व्यवस्था की गई? क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की स्थापना या समापन की व्यवस्था की गई है? तो हमने आपको बताया था कि 168 में क्या है? विधानमंडल है। क्या है? विधानमंडल के बारे में है, विधानमंडल। 169 में हमने आपको बताया था क्या है? आपका विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन या समापन, सृजन या समापन। 170 में हमने आपको क्या बताया था? आपका विधानसभा, विधानसभा के बारे में। और 171 में आपको विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद। तो आपको इसमें 169 और 171 में कंफ्यूज नहीं होना है। 169 में विधान परिषद का सृजन और समापन है, जबकि 171 में क्या है? विधान परिषद के बारे में चर्चा है। क्या? विधान परिषद के बारे में चर्चा की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अब आपको ये तो बहुत ही सरल ऑप्शन होगा, देख लो, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है? नहीं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष? नहीं। भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? आपके जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति करते हैं, और इसका कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो राज्यपाल हैं वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वो जिस दिन चाहे, जिस क्षण चाहे, राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या करता है?
उसके पद से मुक्त कर सकता है या उसकी सेवाओं से मुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया, पुनः नहीं है पुनः स्थापित नहीं किया जाता बगैर संसद की संस्तुति के, तो आपका नहीं। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से, नहीं। अब राष्ट्रपति तो आपका जो लोकसभा में जो धन विधेयक आता है उसके लिए करता है। हमने आपको बताया था राज्य में जिस तरह से राज्यपाल है उसी तरह से केंद्र में आपका राष्ट्रपति है, मंत्रियों की विशेष समझ से ये भी नहीं। तो जो धन विधेयक है तो राज्यपाल के क्या है, राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से ही आता है। क्या, संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या है, धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। जो अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय के बारे में, इसमें कहा गया है अगर उच्च न्यायालय कोई निर्देश देता है तो उसे किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो न्यायालय का जो निर्णय होता है या जो निर्देश होता है वो क्या होता है, वो किसी के भी द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, किसी भी के भी द्वारा क्या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त किसी के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे कौन, वीजी रेड्डी, के.एम. मुंशी या फिर सरोजिनी नायडू। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सरोजिनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और ये भारत की प्रथम रहित महिला राज्यपाल भी थी। कौन, जो सरोजिनी नायडू हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हुई। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समापन किया जा सकता है। अभी हमने आपको अनुच्छेद बताया था, अब बताएंगे किसके द्वारा किया जा सकता है। पहला, संसद द्वारा नहीं किया जा सकता, आपको पता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसा भी नहीं है। मंत्रि परिषद की सलाह पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, नहीं। तो राज्य विधानमंडल के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने आपको बताया था किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करने के लिए क्या है, जो राज्य की विधानसभा है वहां से क्या है 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से उसे पारित होना चाहिए, फिर वो संसद में जाता है, फिर संसद के दोनों सदनों से पास होता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, अपनी संस्तुति देता है यानी कि हस्ताक्षर करता है और तब जाकर के राज्य में क्या है, राज्य में विधान परिषद का गठन हो पाता है। इतना सारा लोचा करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब आप कहोगे सर बार बार आप क्यों पढ़ा रहे हो सकता है आप कभी भूल जाओगे या कुछ बच्चों को आता है, कुछ ऐसे बच्चे जो पहली या दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या है, बहुत जरूरी है कि इस तरह के प्रश्न भी लाए जाएं, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों को हमें लेकर के चलना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, अभी हमने आपको बताया था कितनी है, 403। कितनी है, 403। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे आपके, चंद्रभान गुप्ता, नहीं। गोविंद वल्लभ पंत, टीवी राजेश्वरन, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1950 को, 8 मार्च 1952 को, 8 मार्च 1951 को या फिर 8 मार्च 1955। आपको क्या याद रखना है, जो प्रथम विधानसभा का गठन है वो आपका होता है 8 मार्च 1952। तब 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 25 मार्च, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 24 जनवरी। तो आप सबको पता है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जिन्हें नहीं पता है
वो आप आगे से पता कर ले या याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश दिवस है आपका वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीट है? सिंध। विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, आगरा या फिर कानपुर। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है आपकी? सबसे ज्यादा है 12 प्रयागराज। कहाँ पे है? प्रयागराज में। और सबसे कम कहाँ पे है आपका? महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। चित्रकूट यहाँ पे कितनी है आपकी? 2-2 सीटें हैं। कितनी है? 2-2 ही सिर्फ सीटें हैं, जबकि प्रयागराज में कितनी है आपकी? 12 सीटें। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, राज्य में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य में विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया था तो राज्य के विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। लेकिन जो केंद्र की जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? हमने आपको बताया था 1861 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? 1862 में क्या हुआ था? 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया। अब वो कौन से 3 थे हमने आपको पढ़ाया है। आप तीनों को क्या करेंगे? कमेंट में लिखेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ था? 1866 में फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतना याद रखें। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? कमलाकांत त्रिपाठी, सरोजनी नायडू, चंद्रभाल या फिर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? चंद्रभाल। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रभाल जो थे वो आपके उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया। विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया। विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया वो कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे आपके श्री बनारसी दास, यानी कि श्री बनारसी दास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, यानी कि मेयर के बारे में बताना है आप। नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये हमने आपको बताया था। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब जब पहला सही हो गया तो आप देखिए इसमें से आप ऑप्शन कौन से, प्रश्न करने का तरीका आपका देखिए, हम आपको इसमें थोड़ा सा बताते हैं। जैसे आपने देखा नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये पक्का हो गया। तो आप देखो एक किसमें किसमें है, इसमें है, किसमें नहीं है ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी, उपयुक्त सभी में भी होगा, यानी कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अगला है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, तो आपका क्या हो गया? ये भी सही हो गया। 1 और 2 जिसमें है वही आपका जवाब होगा। देखो 1 और 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है। तो आपको कोई भी क्या हुआ? एलिमिनेट नहीं हुआ ऑप्शन। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। अब 1 2 और 3 तीनों सही है, ये वाला भी नहीं होगा। अब आपका 2 का अब या तो उपयुक्त सभी सही है और या फिर आपका 1 2 3 सही है। चौथा है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता नहीं। पूर्ण नियंत्रण वो नहीं करता है, वो उसके पास क्या है? कुछ नियंत्रण होता है, कुछ नियंत्रण जो है दूसरे लोगों के पास होता है। तो इसलिए आपका 4 वाला गलत हो जाएगा। जब 4 वाला गलत हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 2 और 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। हमने आपको बताया था किसने? जिसके नाम में 3 शब्द हैं, 1 2 3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता। इन्होंने द्विस्तरीय, क्या इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी? सिफारिश की थी। तीसरी पंचायती राज व्यवस्था किसने दी आपको? बलवंत राय मेहता। किसने? बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो
जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे, जब हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे, तो जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जो है किसमें चर्चा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपका लैंग्वेज से खेला गया है आपके साथ। प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि किस अनुच्छेद में, डीपीएसपी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा। आपका वो जो अनुच्छेद है वो आपका है अनुच्छेद नंबर 40। कितना है? अनुच्छेद नंबर 40। अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपकी उसकी नियुक्ति की जाती है आपका किसके द्वारा की जाती है बताएं? राज्यपाल के द्वारा। और जो केंद्र का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल पे की जाती है, सिफारिश पर। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मुख्यमंत्री हैं, इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपकी राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है या किस संबंध में है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा महाधिवक्ता, तीसरा राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है आपका विधानसभा अध्यक्ष। तो ना ही विधानसभा अध्यक्ष है इसके लिए, ना ही मुख्यमंत्री हैं और ना ही राज्यपाल हैं। तो 165 में क्या है? हमने आपको बताया था महाअधिवक्ता। महाधिवक्ता किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 165 में। कौन है? महाअधिवक्ता। प्रश्न संख्या 43 है 25वां उच्च न्यायालय कौन सा? हमने आपको बताया था कि भारत में वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र किसका है? गुवाहाटी हाई कोर्ट का है। और जो 25वां उच्च न्यायालय वो कौन सा है? आपका अमरावती उच्च न्यायालय। कौन सा? अमरावती उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी। कौन? ऑप्शन नंबर सी, अमरावती उच्च न्यायालय आपका देश का क्या है? 25वां उच्च न्यायालय है। अगला है अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों के परावर्तन के लिए उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार रखता है? 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 3 प्रकार की? हमने आपको बताया था कि हाईकोर्ट जो है कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अब बताइए, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? आपकी 1986 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1989 में। और आपको साथ ही ये भी बताना है कि कहाँ की गई। तो कहाँ हम आपको बता दे रहे हैं? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और ये की गई थी 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1986 में लखनऊ में की गई। कहाँ पे की गई थी? लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन? सतीश महाना, कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, रजनी तिवारी या फिर ब्रजेश पाठक? तो हमने आपको बताया है जो सतीश महाना है ये क्या है? वर्तमान में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। और जो कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह है ये क्या है? विधान परिषद के क्या है? सभापति। विधान परिषद के सभापति। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में आयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य में देखने को मिलती थी? जो आयंगर व्यवस्था है वो किस साम्राज्य में देखने को मिलती थी? हमने आपको बताया था किसमें किसमें? चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, यानी कि दोनों में मिलती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सही हो जाएगा। क्या? प्राचीन भारत में जो आयंगर व्यवस्था थी, जो कि वर्तमान की जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, इस तरह की कुछ व्यवस्था थी, वो कहाँ देखने को मिलती थी? आपका चोल साम्राज्य में और आपका विजयनगर साम्राज्य में। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1954 में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1952 में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला है पश्चिम बंगाल में कितने स्तर का स्थानीय स्वशासन है? हमने आपको क्या बताया था? पश्चिम बंगाल में
4 स्तर का है। कितने स्तर का है? 4 स्तर का क्या है? स्थानीय स्वशासन है। बाकी जनरली क्या है? कितने स्तर का है आपका? 3 स्तर का है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति में कुल कितने सदस्य थे? ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। जो अशोक मेहता समिति थी इसमें कुल कितने सदस्य थे? 11, 12, 13 या फिर 14? तो हमने आपको कितने सदस्य बताए थे इसमें? इसमें कुल 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे आपके? 13 सदस्य थे। तो ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था। और आपने देखे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए और क्या करिए, आप हमेशा क्या करिए, रिवीजन बहुत जरूरी है आपको करना। रिवीजन करते रहिए। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हुई है और आखिर अंत तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। यही आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।